बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 मई 2022 और आज के इस वीडियो में 19 और 20 मई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारी जानकारी विस्तार पूर्वक आपको दिया जाएगा। हालांकि श्रृंखला के सारे वीडियो महत्वपूर्ण हैं। डेली बेसिस पर यहाँ पर आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है। किस योजना के लिए भी हाल ही में राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया गया, विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था। बिहार सरकार ने मनरेगा के लिए अभी हाल ही में राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है। डिटेल जानकारी आपको हमने पिछले वीडियो में दिया था। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनरेगा। और मनरेगा क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, पहले इसका नाम क्या था, ये सारी कंप्लीट जानकारी भी हमने आपको दिया था। एक चीज के बिहार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ लॉन्च हुआ है। इस पीडीएफ को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर भी ये उपलब्ध है, तो वहां से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग 2022 में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं, ऐसी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो हमारे करंट अफेयर्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। ये सारे मटेरियल आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा। तो प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर आप अपनी तैयारी को एकदम से सुनियोजित तरीके से कर सकते हैं। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पहला ही प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न की निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौपाल नाम से भी हाल ही में भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च हुआ है। अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है, इसकी जानकारी हमने आपको दिया था। अगर आप इसे नहीं समझ रहे तो कमेंट कीजिएगा, इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। इससे पहले हमने एक दो बार आपको दिया था, लेकिन आई होप कि आपको यहाँ से याद होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी आपको दिया जाएगा। हम यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे कि भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप चौपाल हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसके माध्यम से दर्शक भोजपुरी फिल्में और वेब सीरीज देख सकेंगे। हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें, जैसे कि अमेजन प्राइम वीडियो हो गया, एमएक्स प्लेयर हो गया, एयरटेल एक्सट्रीम हो गया, और भी कई सारे हैं, जो कि जैसे कि एक और है हॉटस्टार वीआईपी वगैरह। तो इस तरह का जो कर सकते हैं एप्लीकेशन है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर वेब सीरीज वगैरह कर सकते हैं रिलीज होता है। तो इसी कड़ी में अभी हाल ही में भोजपुरी के लिए पहला ओटीटी का जो शुभारंभ हुआ है, ये चौपाल नाम से हुआ। एक एप्लीकेशन है चौपाल नाम से भी हाल ही में इसका शुभारंभ हुआ है। और इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि इस ऐप को संदीप बंसल द्वारा अभय सिन्हा की मदद से लॉन्च किया गया। इसकी शुरुआत पवन सिंह की वेब सीरीज प्रपंच से हुई है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ जाए। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, किस नाम से ये ऐप लॉन्च हुआ है, तो चौपाल नाम से। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज की। तो भोजपुरी के बारे में एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी। तो पहली भोजपुरी फिल्म का नाम है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो, या फिर हे गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ेबो। ये पहली भोजपुरी फिल्म थी और इस फिल्म के लिए 1,50,000 कह सकते हैं, लगभग 1.5 लाख रुपया का बजट तय किया गया था। और 1963 में भोजपुरी की पहली फिल्म हे गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ेबो रिलीज हुई थी और उस दौर में इस फिल्म ने 80 लाख का कारोबार किया था। ये संबंधित चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि भारत की पहली बोलती फिल्म जो है आलम आरा। तो इस तरह की चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। पहले के समय में बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न बनते थे। हाल ही के दिनों में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में, या फिर कह सकते हैं किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायतों में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार सरकार ने भी हाल ही में ऐसी घोषणा की है। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि बिहार सरकार ने हर पंचायतों में मरीजों की स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि यहाँ पर इसमें कुछ कंडीशन है। पहले ये प्रखंड स्तर पर खोला जाएगा, बाद में इसे कह सकते हैं पंचायत स्तर पर खोला जाएगा। इसकी आगे जानकारी हमने दूसरे पॉइंट में लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग टेलीमेडिसिन के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के बाद अब पंचायतों में पैथोलॉजिकल जांच की सुविधा प्रदान करने की तैयारी कर रहा है। देखिए, कोरोना संक्रमण के दौरान जो टेलीमेडिसिन सेवा शुरू हुई थी, इसके माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जहां पर कह सकते हैं स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं होते थे, ऐसे में यहां पर कह सकते हैं मेडिसिन या फिर कह सकते हैं किट वगैरह, जो जांच किट होता था, या फिर कह सकते हैं वैक्सीन की सारी प्रक्रिया पहुंचाई जाती थी। ये इसका कह सकते हैं टेलीमेडिसिन के माध्यम से ये सारी चीजें होता था। लेकिन अभी हाल ही में बिहार सरकार ने ऐसा फैसला किया है कि प्रत्येक कह सकते हैं पंचायत स्तर पर ये पैथोलॉजी केंद्र खोला जाएगा, पैथोलॉजी जांच केंद्र खोला जाएगा। लेकिन इसके तहत आपको ध्यान रखना है, हालांकि यह सुविधाएं पहले प्रखंड स्तर पर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध कराए जाएंगे, उसके बाद पंचायत स्तर पर। यह भी चीजें यहां से आपको नोट करना है।
अब यहाँ पे हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और लेखक डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक ने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार अभी हाल ही में डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक ने जीता और ये संबंधित है अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और लेखक डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक ने दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तिगत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 जीता है। आप यहां पर टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 के विजेता डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक को इस इमेज में भी देख सकते हैं। हालांकि उनकी कुछ उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो इससे पहले वर्ष 2004 में उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है आपके लिए। आपको ध्यान रखना 2004 में भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले पॉइंट में हमने टेम्पल्टन पुरस्कार की चर्चा की है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। पहला टेम्पल्टन पुरस्कार वर्ष 1973 में मदर टेरेसा को प्रदान किया गया। हालांकि इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। पहला संस्करण 1973 में आयोजित हुआ, जो कि मदर टेरेसा को पहला टेम्पल्टन पुरस्कार से नवाजा गया था। और वर्ष 2012 में यह पुरस्कार तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह भी चर्चे में, तो यहां से आपके प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के दृष्टिकोण से हम टेम्पल्टन पुरस्कार को देखें तो 1975 में इसके गठन के 3 वर्ष बाद 1975 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय थे। तो ये वाला भी पॉइंट अति महत्वपूर्ण है। ये सारे को यहां से आपको इसी प्रकार से चेन बना के याद रखना है। हालांकि करंट अफेयर्स आप लोग बहुत जगहों से पढ़ते हैं, लेकिन बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिस प्रकार से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं विस्तार पूर्वक, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभदायक है। यहां से आप लोगों को सारी चीजों को नोट करना है, तभी आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। रेगुलर बेसिस पर जो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और जो हमारा मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन पीडीएफ फॉर्मेट में आता है, तो वो सारे को आप पढ़िए। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। ये सारा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू भी वो सारी चीजों को आप वहां से एक्सेस कर पाएंगे। ये आपको बहुत किफायती कीमत पर उपलब्ध कराया गया है और इससे आपको बहुत फायदा होगा। निसंदेह ये फायदा होगा, ये मेरा आपसे वादा है। जिस प्रकार से सीडीपीओ वाला एग्जाम में प्रश्न हमारे मटेरियल से पूछे गए हैं, इससे ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। इससे पहले भी जो बिहार एसआई बीपीएससी जो ऑडिटर वाला एग्जाम हुआ था, वहां भी काफी प्रश्न हमारे मटेरियल से आए थे। ठीक है, इन सारी चीजों को यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के चौथे प्रश्न पे, ये चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अब ये भारत के वर्तमान दूरसंचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जिनके द्वारा भी हाल ही में ये कह सकते हैं गति शक्ति संचार पोर्टल की शुरुआत की गई है। संबंधित चीजों की जानकारी हमने साइड में लिखा है कि हाल ही में भारत के वर्तमान दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है। आप यहाँ पर अश्विनी वैष्णव को इस इमेज में भी देख सकते हैं। इसे लॉन्च करने का उद्देश्य पोर्टल टावरों की स्थापना, फाइबर तारों को बिछाना एवं आगामी 5G रोल आउट को बढ़ावा देने हेतु अनुमोदन को तेज और केंद्रीकृत करना है। इसका एक लक्ष्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये गति शक्ति संचार पोर्टल की शुरुआत की गई है। इससे संबंधित एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है कि इस पोर्टल को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के विजन क्षेत्रों के साथ संरेखित अर्थात एलिगेंट करने के लिए विकसित किया गया है। यह भी यहां से आपको ध्यान रखना है। अब चलेंगे हम आज के इस वीडियो के 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि हाल ही में ब्राजील में खेले गए, देखिए यहाँ पर ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। तो प्रश्न है कि हाल ही में ब्राजील में खेले गए डेफ ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है। इसके बारे में कंप्लीट चीजें हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमने जो चर्चा किया था पैरालंपिक और ओलंपिक की, आपको मैंने बार बोला था यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे और ऐसा ही हुआ। बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से इस टॉपिक से पूछे गए थे। अब यहाँ पे इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल 17 पदक भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम किया। विस्तृत जानकारी आपको यहां पर मिलेगा, आप सभी चीजों को नोट करेंगे। आपको बता दूं कि हाल ही में ब्राजील में खेले गए डेफ ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 17 पदक अपने नाम किए हैं। इन 17 पदकों में से कौन कौन सा पदक शामिल है वो कंप्लीट चीजें आगे लिखा गया है। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों ने 11 खेल स्पर्धाओं में शामिल हुआ था, यानी कह सकते इसमें भाग लिया था, जिसमें कि 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। यानी कुल 17 पदक जो भारतीय खिलाड़ियों ने जीता, तो उनमें से 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 8 जो है ये कांस्य पदक शामिल है। कुल मिला के 17 पदक भारतीयों ने अपने नाम किया और इस तरह भारत कुल 17 पदकों के साथ पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहां से ध्यान रखना है। अब इन दो आगे वाले पॉइंट में हम चर्चा करेंगे टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक की।
तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक, हालांकि ये 2020 वाला संस्करण था, कोरोना संक्रमण की वजह से इसमें देरी हुई थी और ये 2021 में आयोजित हुआ था। तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक चलने वाले टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। कुल मिलाकर अगर हम पदक की बात करें तो भारत कुल मिलाकर 7 पदक अपने नाम किया था टोक्यो ओलंपिक 2021 में। वहीं पे पैरालंपिक की बात करें तो जबकि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने 19 पदक जीते थे। अब ये 19 पदक में थे 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। तो कुल मिलाकर आपको इस तरह से चीजों को याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक, पैरालंपिक में 19 पदक और वहीं पे डेफलिंपिक्स जो भी हाल ही में ब्राजील में आयोजित हुआ, यहां पर भारतीय खिलाड़ियों ने 17 पदक अपने नाम किया है। ये संबंधित चीजें यहां से आपको याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि 67वें बीपीएससी एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप इसको किफायती कीमत पर ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप पर 50 प्रैक्टिस सेट का एक श्रृंखला है। यहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन, इसका पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगा। यहां से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। आप ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है। ये संबंधित चीजें यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये सभी आपको कोर्स के तहत वहां पर मिल जाएगा। तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यहां पर जो ऑफर चल रहा है इसका लाभ उठाकर आप लोग इसमें ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कीजिए ताकि आप एग्जाम में एक सीट अपने नाम कर सके। हम यहां पर चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। ये अगला 6वां प्रश्न है कि हाल ही में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। बताएं कि वे किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली। अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल थे जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया। विस्तृत जानकारी हमने लिखा कि हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 21 मई तक विदेश दौरे पर हैं और भारत लौटने पर इस्तीफा मंजूर किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो उपराज्यपाल है अपना जो इस्तीफा देते हैं ये भारत के राष्ट्रपति को देते हैं और ऐसे में जो इसका प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156(2) में वर्णित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उपराज्यपाल जो कर सकते हैं अपना इस्तीफा देता है ये राष्ट्रपति को देता है। किसी भी राज्य में राज्यपाल जो ये कह सकते हैं राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ये वाला भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल जो मौजूदा उपराज्यपाल थे अनिल बैजल अपने पद से इस्तीफा दिया। अब इनकी नियुक्ति से संबंधित कुछ पॉइंट आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि हमने हाल ही के दिनों में देखा है कि बहुत पुराने करंट अफेयर्स भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नजीब जंग की इस्तीफा के बाद 31 दिसंबर 2016 को अनिल बैजल को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया था। 31 दिसंबर 2016 को दिल्ली का उपराज्यपाल इन्हें बनाया गया था, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इनसे पहले इस पद पर थे नजीब जंग। और पिछले वर्ष 2021 में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनका कार्यकाल पुनः बढ़ाया गया था। यानी कि अनिल बैजल का कार्यकाल जो 5 वर्षों का था एज ए उपराज्यपाल, तो 5 वर्ष 2021 में पूरा हुआ था, नियुक्ति 2016 में भी थी। तो ऐसे में 2021 में 5 वर्ष पूरा होने के बाद इनका कार्यकाल को पुनः बढ़ाया गया था, लेकिन हाल ही में अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। अगला होगा हमारा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया है। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52वां टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में घोषित किया गया राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52वां। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान की रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है और यह अभयारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कोटा के मुकुंदरा हिल्स के बीच स्थित है। ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे हम बिहार के दृष्टिकोण से टाइगर रिजर्व की बात करें तो बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण और यहीं पर बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। और इसकी जो स्थापना हुई थी यह वर्ष 1990 में हुई थी और यह भारत का 18वां टाइगर रिजर्व है। ये वाला भी पॉइंट आप यहां से ध्यान रखेंगे। हालांकि भी हाल ही में एक घोषणा हुई थी कैमूर के बारे में कि कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। इसकी जानकारी हमने आपको कुछ दिन पहले दिया था। आई होप कि आपको ये याद होगा। रेगुलर अगर सीरीज को आप फॉलो कर रहे हैं इस करंट अफेयर्स वाले सीरीज को, तो बहुत फायदा आप लोगों को हो रहा होगा। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के 8वें प्रश्न पे। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। दुबई में आयोजित एक समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये केन्या की अन्ना कवाले दुबा को भी हाल ही में इस अवार्ड से दुबई में सम्मानित किया गया।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए, अन्ना कवाले दुआ। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में अन्ना कवाले दुआ को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है अन्ना कवाले दुआ, जो कि केन्या की रहने वाली है। और यहाँ पर हम इसके बारे में कुछ डिटेल में चर्चा करें तो इससे पहले उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान मिस टूरिज्म केन्या 2013 का खिताब भी जीता था। और अन्ना कवाले दुआ केन्या के एक गांव की रहने वाली है, जो कि अपने गांव की पहली ग्रेजुएट है। ये भी यहाँ से याद रखने लायक बात है। हम यहाँ पर अगले पॉइंट में चर्चा करें कि हाल ही में कैटलिन नोवाक, जो कि 44 वर्ष की है, ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये जानकारी हमने 2-3 दिन पहले आपको दिया था। हंगरी के इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक, जो कि 44 वर्ष की है। अगला होगा नवा प्रश्न। ये प्रश्न है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक की ओपनिंग साझेदारी ने नबाद कितने रन बनाकर ओपनिंग साझेदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो राइट आंसर होगा, आईपीएल के इतिहास की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 210 रन बनाकर आईपीएल के इतिहास में ओपनिंग साझेदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि इस वर्ष 2022 में आईपीएल का 15वां सीजन आयोजित हुआ है। और आईपीएल के इस सीजन में कह सकते हैं टूर्नामेंट के इतिहास में ओपनिंग जोड़ी के तौर पर सबसे बड़ी पारी लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने खेला। दरअसल यहाँ पे हम बात करेंगे कि केकेआर के खिलाफ निर्धारित 20 ओवर में बिना विकेट गंवाए दोनों बल्लेबाजों ने 210 रन बनाए केकेआर के खिलाफ। और इसके साथ ही डिकॉक और राहुल की जोड़ी ने आईपीएल के 15 साल के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी कर डाली। दरअसल अगर हम बात करें आईपीएल की तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, लेकिन इसका जो पहला संस्करण आयोजित हुआ था ये 2008 में आयोजित हुआ था। और ऐसे में 15 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है बिना विकेट गंवाए ओपनिंग साझेदारी ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया है। और ये आपको ध्यान रखना किसके विरुद्ध, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध अभी हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स ने बनाया है। ये चीजें यहां से आपको ध्यान रखना है। हालांकि इससे पहले जो रिकॉर्ड था, इससे पहले डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो ने 2019 में 185 रन बनाए थे। ये एक और रिकॉर्ड था, लेकिन ये रिकॉर्ड टूट चुका है। ये 210 रन का रिकॉर्ड अभी हाल ही में बना है। आईपीएल की बात करें तो सर्वाधिक बार अब तक अगर बात करें वर्तमान समय तक, तो सर्वाधिक बार इस ट्रॉफी को किया है अपने नाम मुंबई इंडियंस ने। दूसरे स्थान पर है चेन्नई सुपर किंग। जो अभी वर्तमान विजेता है 2021 का, ये है चेन्नई सुपर किंग। अब यहाँ पे अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न को निम्न में से किस देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री जिया कास्टेक्स ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। ये थोड़ा सा अटपटांग नाम है, ध्यान रखिएगा। जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे फ्रांस के जिया कास्टेक्स, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। देखिए यहाँ पे गलती से ऑप्शन नंबर ए लिखा गया, यहाँ पे ए नहीं बल्कि यहाँ पर सी होना चाहिए, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने आगे लिखा है, जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी के नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। आप यहाँ पर एलिजाबेथ बोर्न, जो कि अभी हाल में फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस। चलेंगे 11वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि देश के गेहूं संकट का पूर्वानुमान करते हुए किस देश ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। पूर्ण रूप से ये रोक लगाया गया भारत सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में जानकारी दे दूं कि देश में, यहाँ पे देखिए के नहीं बल्कि यहाँ पे में होना चाहिए। तो देश में अर्थात भारत में गेहूं संकट का पूर्वानुमान करते हुए भारत सरकार ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के कारण गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में लगभग 40% तेजी आई है, जिस वजह से भारत से गेहूं का निर्यात बढ़ गया है। और मांग बढ़ने से स्थानीय स्तर पर गेहूं और आटों के या फिर कहते आटे की कीमतों में भारी तेजी आई है। और यहाँ से इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि जो कह सकते हैं वर्तमान में अभी से रोका गया है, तो गेहूं का जो निर्यात हो रहा है इसको भी रोका गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कीमतों में उछाल आई है, लगभग कह सकते हैं 40% यहाँ पर उछाल देखने को मिला है, जिस वजह से भारत सरकार ने ये निर्यात को मतलब अभी रोकने का हाल ही में फैसला किया है। क्योंकि अगर निर्यात किया जाएगा तो भारत में ऐसे में अकाल हो जाएगा। और गेहूं के उत्पादन की बात करें तो भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। हालांकि कुछ समय पहले तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था, लेकिन आपको ध्यान रखना है अभी वर्तमान समय की बात करें नवीनतम आंकड़ों के आधार पर तो भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे आज के 12वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष की इस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस अर्थात इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम या फिर कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस से मनाया जाता है। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस या फिर इंटरनेशनल म्यूजियम डे प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वर्ष 2022 की जो थीम है ये संग्रहालय की शक्ति अर्थात द पावर ऑफ द म्यूजियम इस वर्ष 2022 की थीम है। ये भी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यहाँ से संबंधित चीजों को आपको ध्यान रखना है। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा अर्थात अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। इसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था और यहाँ पर आप चाहें तो इसे विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बीपीएससी में अगर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें और अभी ऑफर चल रहा तो ऑफर का लाभ उठाकर टेस्ट सीरीज को अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी उसी के तहत आपको वहां पर मिल जाएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।